वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज 22 जुलाई है, तो आज दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर में कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों को पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ को कवर करता है, उसे हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जितने भी हमारे पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर है, वो चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि हम और भी इम्प्रूव होकर एक बेहतर प्लेटफॉर्म को स्थापित कर सके और जो हमारा मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में हम सफल हो सकें। और युक्ति आईएएस का आप लोगों को वेबसाइट भी है, ऐप दोनों बना हुआ है, तो आप लोग उसका उपयोग ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, तो ज़रूर उसे यूज़ कीजिए। वहाँ पर बहुत सी सेवाएं, बहुत से टेस्ट सीरीज़ आप लोग दे सकते हैं। करेंट अफेयर्स का भी सीरीज़ इवनिंग में चल रहा है, प्रिंस जसपाल सर के द्वारा लिया जा रहा है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। जो महत्वपूर्ण करंट होते हैं, 10 महत्वपूर्ण करंट, ज़्यादा नहीं शामिल किया जाता है, ज़्यादा चीज़ों को शामिल कर जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम ओरिएंट है, जो एग्ज़ाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा संभावना व्यक्त करती है, उन्हें शामिल किया जाता है। तो उसे ज़रूर देखिए और आगे चीज़ों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल के न्यूज़ में सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इतिहास में रचरी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू, वो इतिहास रच दी है। और ये संभावना पहले से भी जाहिर की जा रही थी कि देश की पहली महिला आदिवासी के रूप में संवैधानिक पद पर बैठेगी। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, इससे सारे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। इस बार इससे पीटी में आप लोग को ज़रूर प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो पीटी ओरिएंट बहुत सी चीज़ें यहाँ पर है, पहले भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और अंडरलाइन ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। न्यूज़ एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल है या ऑफिशियल जो युक्ति आईएएस का चैनल है, उससे आप जुड़कर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अंडरलाइन किया है बस उतना ही आप लोग पढ़िएगा, इससे ज़्यादा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ आंकड़े हैं, ज़रूर देख लीजिए क्या है आंकड़े। सबसे पहले 75वें वर्ष में यह घटना घटी है, जो प्रथम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जो आदिवासी हैं। तो इस प्रकार की घटना सबसे पहले है। कुल वोट कितना मिला उन्हें, मत कितना मिला, 64% मत प्राप्त हुआ। तो ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, 64%। विपक्ष में जो थे यशवंत सिन्हा, उन्हें कितना मिला, 36%। तो ये जरूर याद रखिएगा, इनके मत वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा। विपक्षी करीब 17 सांसदों के अलावा बड़ी संख्या में विधायकों ने राजग प्रत्याशी के प्रश्न में क्रॉस वोटिंग किया। तो कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया, इस प्रकार के भी डाटा आप लोग से पूछ सकता है। कुछ डाटा और भी, जैसे टिक मैंने कर दिया है। तो पहले राउंड के सांसदों मतों की गिनती होती है, 748 सांसदों के वोट जो वेद पाए गए, जिसमें आपको कितना वोट इनको मिला, मुर्मू को 540 में। तो ध्यान रखिएगा कितने की गणना हुई है और कितना वोट मिला है। यशवंत सिन्हा को क्या मिला, 208 सांसदों का समर्थन मिला, अर्थात वोट मिला है। तो इसे याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको विभिन्न एग्जामों में देखने को मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बस एक राउंड आप लोग को की नोट्स कर लेना है और इसे देख लेना है। 8 सांसदों ने वोट नहीं डाला, तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। और बड़ी संख्या में देखिए एक चीज़ घटना घटी है जो इस बार हुई है, बहुत से सांसदों को वोट नहीं डाले हैं, तो एक चिंता व्यक्त की गई है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बार चिंता व्यक्त की गई है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का अवैध मत हो गया है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, तो वो सांसदों के पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जवाबदेहिता के पद पर जाकर किस प्रकार की गलती करते हैं, तो एक आम जनता किस रूप से कार्य करेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और साथ में यशवंत सिन्हा ने कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं इनके लिए, द्रौपदी मुर्मू के लिए। तो मेंस और इंटरव्यू में ये आप लोगों के लिए काम देगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्या वो प्रश्न छोड़ते हैं, देखिए विवाद अलग कारण है और कुछ प्रश्न है वो लाजमी प्रश्न होते हैं, तो ये देखने की बात है। तो जैसे ये प्रश्न पूछा गया है, 15वें राष्ट्रपति के रूप में बिना भय और पक्षपात में के यह संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाए। तो किस प्रकार का भय है, किस प्रकार के पक्षपात की बात की गई है
और भूमिका, संरक्षक की भूमिका किस रूप से। तो ये सारे लाजमी प्रश्न हैं जो आने वाले जो भी मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें यह प्रश्न जरूर लाजमी रूप से पूछा जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये आप लोग जरूर इसे आज देखिएगा, इसे पढ़िएगा। पार्षद से देश की प्रथम नागरिक बनने के लिए प्रेरक एक बनती हैं, किस रूप से यह कार्य अपना प्रारंभ करती है। तो मोटिवेशन के रूप में आप लोग इन्हें जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ यहाँ की पॉइंट है, इन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा का नीलकंठ सम्मान भी दिया गया। तो ये पीटी में आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत सी और भी आगे बात की जाएगी। तो देखिए अब ये घटना हो गया, टोटल आप लोग को न्यूज़ पीटी ओरिएंट आप लोग हो गया। अब मेंस ओरिएंट और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक कैसे कवर करना, इससे संबंधित की नोट्स है जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम देगा एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं की नोट्स क्या है। सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित और संवैधानिक प्रावधान क्या है संबंधित राष्ट्रपति से, तो उसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 55 में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है। 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल है। 57 में पूर्व निर्वाचन हेतु पात्रता क्या है, रखता है यह। और 58 में क्या है, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता क्या है। तो इन सभी पीटी ओरिएंट है, प्लस मेन में आप लोगों को योग्यता बहुत से प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग और आप लोग क्या ध्यान में रखना है, चुनाव का आयोजन कौन करता है, भारतीय चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी मुख्य इलेक्शन कमीशन कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, और उनके 2 सहयोगी आयुक्त कौन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए, और एक्टिव मोड में काम कीजिए, तब बेहतर तरीके से आप लोग काम कीजिएगा। निर्वाचक मंडल क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद के उच्च सदन और निम्न सदन, अर्थात राज्यसभा, लोकसभा जैसे उच्च सदन किसे कहा जाता है और निम्न सदन किसे कहा जाता है। और सभी निर्वाचित सदस्यों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं अर्थात विधायकों के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है निर्वाचक मंडल। कहने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सभी राज्यों के विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद है, तो ये आपको जुड़ के इसके कुल सांसदों और विधायकों के जो कुल मत जो हो गए, यही निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। प्रस्तावक की भूमिका ध्यान रखना है। चुनाव में प्रस्तावक और समर्थक या अनुमोदक का चर्चा मिलता है, वो क्या है, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक या अनुमोदक की हस्ताक्षरित सूची के साथ संलग्न नामांकन दाखिल करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवारी साबित करना चाहता है, तो सबसे पहले वो प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और दोनों अलग अलग होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रस्तावक केवल सांसद ही हो सकते हैं, विधायक कोई 50 प्रस्तावक विधायक भी हो सकते हैं, समर्थक विधायक भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो निर्वाचक मंडल में होगा शामिल उनके द्वारा ही होगा। तो ध्यान रखिए, ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल में सदस्यों में से कोई भी हो सकता है। तो वही मैंने बोला अभी आपको, कोई भी होता है निर्वाचक मंडल में जो व्यक्ति शामिल होगा, सांसद और विधायक, वही प्रस्तावक अनुमोदक में शामिल हो सकता है। और यह प्रक्रिया कब आई, वर्ष 1974 के बाद ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की गई, क्योंकि उससे पहले देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के एक सशक्त पद पर, संवैधानिक पद पर, प्रतिष्ठित पद पर, प्रथम नागरिक के पद पर उम्मीदवारी कर देता था। चुनाव आयोग उस उम्मीदवारी को रद्द नहीं कर पाता था, पर एक ऐसा बनाया गया कोटेशन जिसमें आप 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक का हस्ताक्षरित सूची ले आइए, तो कोई भी व्यक्ति अब खड़ा हो सकता है। तो ये कार्य थोड़ा हो जाता है टफ, जो वो व्यक्ति खड़ा होगा जो इससे संबंधित गतिविधियों में शामिल होगा। पर ये कुछ डिमेरिट भी माना जा सकता है, ये कि केवल उन्हीं लोग अब राष्ट्रपति के पद पर जा सकते हैं जो राजनीतिक गठजोड़ में शामिल हो, राजनीतिक रूप से कार्य किए। एक आम नागरिक वो इस पद पर नहीं जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें व्यापक सुधार की बात की जा सकती है, पर एक संवैधानिक रूप से पद है, तो इसे उस रूप से भी देखने की ज़रूरत है। तो चलिए, वो वाद विवाद का विषय है, पर एग्ज़ाम ओरिएंट क्या है वो देखने की चीज़ है। चलिए, वोट मूल आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी वोट मूल आप लोग बहुत चर्चा किए, सुने होंगे इसके संबंध में।
और कुछ पिक्चर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया गया है। वो वोट मूल्य से किस राज्य स्टेट का कितना वोट मूल्य है, परसेंटेज प्लस कुल वोट, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, इसे साथ में ऐड कर लीजिएगा। तो वोट मूल्य क्या है? प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। ध्यान रखिएगा, एक वोट के मूल्य में नहीं की जाती है। जैसे आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति एक वोट होता है, उस प्रकार का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा और लोकसभा प्रत्येक सांसद का वोट मूल्य लगभग 700 निश्चित किया गया है नवीनतम आंकड़े के अनुसार। और विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उस राज्य के विधायक का वोट मूल्य अधिक होगा, जिस राज्य के जनसंख्या कम होगी उस राज्य के विधायक का वोट मूल्य कम होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए किसी विधायक का 243, किसी विधानसभा 243 सीट है और उस राज्य की जनसंख्या 5 लाख है, तो 5 लाख है तो इसमें 243 को भाग करके और गुना इंटू 1000 कर दिया जाएगा, तो यही मत मूल्य होगा। तो मान लीजिए अप्रोक्स जितना आएगा तो वो मत मूल्य बन जाता है। इसी प्रकार देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है। एक विधायक का वोट मूल्य कितना हो जाता है? 208, ध्यान रखिएगा 208। वही महाराष्ट्र के एक विधायक का वोट मूल्य 175 है और जैसे जैसे जनसंख्या का आधार पर होगा वोट मूल्य घटता जाएगा, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का वोट मूल्य 8 है, सिर्फ 8 है, ध्यान रखिए, छोटे स्टेट का कम होगा जिसकी जनसंख्या कम होगी। एक नोट आप लोग को याद रखना है, क्या? संविधान का जो 84वां संविधान संशोधन नियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जिसे पुनः परिवर्तन कब किया जाएगा? वर्ष 2026 में। तो देखिए वर्ष 2026 तक यही आंकड़ा काम करेगा, यही जनसंख्या का सीटों का आवंटन भी है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में। तो 26 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जनगणना के आंकड़े जब तक नहीं आ जाएंगे 26 की जनगणना के, उसके बाद ही कुछ ऐसा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मतगणना के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मत पत्रों के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा डाले गए सभी वैध मतों का योग किया जाता है तथा जीत के लिए उम्मीदवार को क्या किया? कुल डाले गए कुल मतों का, वैध मतों का 50% प्लस 1 लाना है, 50 प्लस 1%, 50% प्लस 1, तो 50% जितना होगा प्लस 1 एक अधिक होना चाहिए। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो वैध मतों का गिना जाता है, तो कुछ टर्म सब है, सेम है। तो चलिए राष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तो इस पर चर्चा हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ के साथ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ है? आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। एक नवीन प्रयास, नवीन बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है और सपोर्ट आप लोगों का ज़रूरी है। देखिए फिर ये आप लोगों को न्यूज़ आज कवर कर लेनी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो योजना के तहत कुछ डाटा दिया गया, तो इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, पीटी रिलेटेड देख लीजिएगा। और ये कितनी है, कब शुरू की गई थी यह योजना? 25 जून 2015 को। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, जून 2015 को, क्योंकि यह आप लोग को पीटी में बार बार पूछा जाता है। तो नवीन डाटा क्या है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। मिशन में महिलाओं को विशेष तरजीह दिया गया है इस मिशन में, तो इसे आप लोग जरूर कवर करिएगा चीज़ों को समझने का। नारी सशक्तिकरण की जब भी बात होगी तो इस प्रकार की योजनाओं का आप नाम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार की योजनाओं को आप इन आंसर पुट करते हैं, आंसर में शामिल करते हैं, तो आपका आंसर स्टैंडर्ड होता है और विश्वसनीयता बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सीधे पुनः देखिए, ये 447 वेबसाइट और 94 यूट्यूब चैनलों पर लगाया गया प्रतिबंध, कल संसद में यह प्रश्नकाल के दौरान दिया गया जवाब। तो यह पीटी में आप लोग से पूछा जा सकता है, यह क्या कारण था उसके लिए? फेक न्यूज़ चलाने के लिए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, फेक न्यूज़ चलाने कितने वेबसाइट और कितने यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध सरकार ने लगाई है। तो यह आप लोगों को डाटा इसमें देख लेना है। और कुछ रिपोर्ट है उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिए, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है,
उसने 180 देशों की सूची में भारत को 150 स्थान दिया है। तो ये आप लोग को पीटी ओरिएंट है। यह प्रश्न विदाउट ऑफ बॉर्डर का बहुत बार आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता कितनी अनुच्छेद 19 के तहत शामिल किया गया, तो ये भी आप लोग को पीटी ओरिएंट है, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कवर किया गया है न्यूज़ आज, इसे ज़रूर आप लोग जानिएगा। पीटी के मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट तीनों स्तर पर यह आपको यह टॉपिक कवर करता है। जैसे राष्ट्र निर्माण में प्रवासी कामगारों की अहम भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट ये मानता है। तो जस्टिस SR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना जो हैं पीठ की जो है केंद्र सरकार को यह बताई कल्याणकारी योजनाएं अधिकतम कामगारों तक पहुंचनी चाहिए और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को सहयोग करने के साथ सहायता देनी चाहिए। और देश संबंध और विदेश दोनों की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी हो जाती है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। और साथ में देखिए कुछ डाटा है, यह ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना कामगार पंजीकृत किया था, जो निक है उसमें परामर्श के लिए निक जो है उसके लिए कितना लोग किया था। साथ में एक टिप्पणी और आता है, एक प्रश्न छोड़ते हैं मेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट, क्या है हमारे विकास के बावजूद भूख से मर रहे हैं नागरिक। बीवी जो नागरत्ना उनके द्वारा मौखिक टिप्पणी की गई, कोई लिखित टिप्पणी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो मौखिक टिप्पणी होता है वो बस प्रश्न लायक होता है, प्रश्न उससे उठते हैं, पर लिखित अगर टिप्पणी होता तो और भी बेहतर कार्य सरकार प्रतिबद्ध होती इस संबंध में जवाब देने के लिए, कार्य करने के लिए। तो क्या ये बोलते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। भूख के बारे में कुछ बात, विकास तो एक तरफ दिख रहा है पर उसके साथ भूख का भी स्तर दिख रहा है, तो इस संदर्भ में समझने की बात है। तो ये दूर करने की सरकार की जवाबदेहिता है, इसे दूर किया जाए। तो देखिए प्रवासी के संबंधी में आप लोगों को मेंस में बार बार प्रश्न पूछता है और भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को जो मनाया जाता है उसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। उसके थीम को, इस वर्ष का थीम क्या है, ये सब चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। चलिए, तो प्रवासी भारतीयों का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण क्या है, अनिवासी भारतीय नॉन रेसिडेंस इंडियन NRI का किया जाता है। ऐसे नागरिक से जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक है जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है। तो ये कौन है, तो सबसे पहले तो ये तो नागरिक भारत के होते हैं पर ये कार्ड धारक है भारत के, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके धारा 7A के तहत। तो यह आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पीटी में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्ति जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO है का अर्थात मतलब क्या, एक विदेशी नागरिक है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल को छोड़कर, जो ये क्या है, दो कैटेगरी बताई गई है। तो क्या है, एक कैटेगरी है किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारक हो, तो इन देशों को छोड़कर जो होगा पासपोर्ट धारक, भारतीय पासपोर्ट धारक जो भारतीय मूल का है उसे पर PIO कहा जाएगा। और वह या उसके माता पिता, पितामह कोई भी हो, दोनों ही भारत में जन्मे हो या भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभावी होने से पूर्व भारत के स्थायी नागरिक हो, इस अवधि के बाद किसी भी क्षेत्र के भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व वहां के निवासी हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी PIO माना जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, कैटेगराइज कैसे किया गया है, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। और जब भी नागरिकता का अधिनियम कुछ आएगा इस प्रकार के प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, देखिए एक छद्म दिया गया है नागरिकता कि प्रवासी भारतीयों को मांग को ध्यान में रखते हुए छद्म नागरिकता की योजना बनाएगी, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम विदेशी भारतीय नागरिकता आमतौर पर OIC कार्ड धारक के रूप में जाना जाता है, उसे ही इस रूप से नए रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों को क्या है, जब भी इसकी बात होगी प्रवासी भारतीय कुछ सरकार की भूमिका है, योजनाएं हैं, उसे जरूर याद रखना चाहिए आप लोग को। भारत को जाने कार्यक्रम चलाया गया, भारत की विरासत को, भारत की डाइवर्सिटी को जानने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत को जानो कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों के द्वारा के लिए चलाया गया था। ये योजना याद रखना है। भारत का अध्ययन कार्यक्रम, यह भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसमें प्रवासियों को भारत में अध्ययन करने की सुविधा, विशेष फैसिलिटी, विशेष प्रकार के कार्य दायित्व दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है
प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम 100 छात्रों को प्रति छात्र 4,000 अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखिएगा 4,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। तो यह छात्रवृत्तियाँ दी जाती है जो प्रवासी भारतीय को केवल दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय बीमा योजना। प्रवासी भारतीयों के लिए मृत्यु और विकलांगता पर नामित अधिकारियों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है। तो इस प्रकार की योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट है केरल सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, जो 1 मई 2012 को केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये प्रकार की योजनाएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। किस प्रकार की अहम भूमिका निभाता है भारत विदेश में जाके प्रवासी जो भारतीय हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ाते हैं, साथ में एक इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट भी देश का करते हैं। तो वो क्या है वो जानना है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन इन डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। इसके अनुसार क्या है, विदेश की कमाई करने में अपने देश में धन यानी रेमिटेंस जो पैसा आता है बाहर से, उसमें योगदान क्या है, भारतीय सबसे विश्व में सबसे आगे हैं। इसे आप लोग को कवर करना, ये प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है। तो क्या है ये, कौन करता है, विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रीफ रिपोर्ट है। नेक्स्ट है प्रवासियों द्वारा विदेश में काम करते हुए कमाई में कोई भाग अपने मूल या देश बैंक ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है, उसे ही रेमिडेंस कहते हैं, जो धन प्रवाहन होता है। भारतीय प्रवासियों द्वारा वर्ष 2021 में कुल कितना 87 अरब डॉलर की राशि अपने देश में भेजी गई। तो 87 और विश्व में सबसे अधिक था, ध्यान रखिएगा चीन से भी अधिक था। चीन जो सेकेंड लार्जेस्ट भेजता है, चीन से भी अधिक था। और इसके संदर्भ में पिक आप लोग को सेंड किया गया टेलीग्राम में, तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए इससे संबंधित डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो कुल 2021 में कुल 589 अरब डॉलर आप लोग को विभिन्न देशों के प्रवासियों ने अपने देशों में कुल रेमिटेंस या पैसा भेजा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसी प्रकार के बहुत से आप लोग को न्यूज़ को कवर करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंट है, और आप लोग को पीटी मेंस और इंटरव्यू में वो काम दे। तो इस प्रकार के आप लोग को कवर कर लेना है न्यूज़। देखिए एक और ईडी का बार बार चर्चा में रहा है, इस वर्ष बहुत बार ईडी चर्चा में रहा, तो इस बार प्रश्न ईडी से ज़रूर होगा। तो कल का जो घटना घटा है, कांग्रेस ने उस पर कुछ बात विपक्ष से डराने वाले के लिए ईडी का दुरुपयोग एक आपेक्ष लगाया, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो वो एक राजनीतिक कारण हो सकता है, पर एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बातें हैं, इसे आप लोग ज़रूर जानिएगा क्या है नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी इस प्रकार के संतृप्तता में पाया जाता है तो संस्थाओं का या उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे कि मैं गलत हूँ या सही, मैं सही हूँ या नहीं हूँ। इसे आपका जो अपेक्ष लगा है गलत लगाया गया है, तो इसके लिए अपनी सहयोग की भूमिका होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, अगर लगता है तो न्यायालय खुला है, न्यायालय में आप जा सकते हैं, न्यायालय में अपने जो वाजिब प्रश्न है वो कर सकते हैं, करवा सकते हैं किसी भी संस्था के खिलाफ। तो इस प्रकार के देखिए, तो जब भी इस प्रकार की चर्चा होगी तो ईडी के संदर्भ में आप लोग को करंट कवर करना है। जैसे परिवर्तन निदेशालय क्या है, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्या है, तो यह ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था, वर्ष 1956 में। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। तो वित्त मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा वित्त मंत्रालय के अधीन। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के तहत यह जांच करता है, इसकी जांच करता है, अर्थात संदिग्ध मामले जो भी होंगे इसकी जांच करेगा। आरोपियों के जिसके विरुद्ध निर्णय है शास्त्रीय शक्तियों को लगाने हेतु सिविल विधि अर्ध न्यायिक अधिकार युक्त है। तो याद रखिएगा ईडी अर्ध न्यायिक अधिकरण है। तो यह ध्यान रखिएगा अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है, कुछ निर्णय भी सुना सकता है। तो ये ध्यान रखना है, इन सब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। तो इस अधिनियम के तहत जो भी आपराधिक गतिविधियां होता है उससे संबंधित परिसंपत्तियों की जांच, पता लगाना, जांच करना, उस संपत्ति का अगर अनुरूप नहीं है
तो जब्त करना, कुर्क करना, धन शोधन करने के लिए जो विधि होता है उसको, अपराधियों के लिए मुकदमा चलाना, ये सारे कार्य इसके तहत कर सकता है एक आपराधिक विधि को स्थापित करने के लिए। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 बहुत ही महत्वपूर्ण है ईडी के लिए। सारी लगभग शक्तियाँ यहाँ से प्राप्त हो जाती है। किसी प्रकार के लेन देन को, जो विदेशी हवाला हो या इस प्रकार के कुछ मामले हो, तो इसकी जांच वो कर सकता है। याद रखिएगा, नोट यहाँ कुछ याद, जैसे फेमा का प्रभावी कब हुआ था, 1 जून 2002 से लागू हुआ। पूर्व में निदेशालयों विदेशी मुद्रा अधिनियम जो था 1973 के, उसके तहत नियमों को लागू किया गया। तो ये आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है पीटी में, तो इसे कवर कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आप लोग नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए पीटी ओरिएंट चीज़ों को कवर किया गया। कौन राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन से उम्मीदवार थे, विपक्षी उम्मीदवार या निकटतम प्रतिद्वंदी, उसके संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया। जरूर इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। पीटी में आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। जैसे 2-3 याद तो जरूर रखना है, जैसे प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, अब्दुल कलाम आज़ाद, KR नारायणन। याद रखिएगा, ये बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। अपने रबर स्टाम्प का जो कॉन्सेप्ट है उससे कहीं इतर काम किए हैं। उसके अब्दुल कलाम जो इस प्रकार से काम किए उनके बारे में ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो रही है तो सभी को पता है, जसवंत सिन्हा मुख्य प्रतिद्वंदी रहे हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाइए। आप लोग के लिए न्यूज़ है कवर, जो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एडिटोरियल को जरूर आप लोग पढ़िएगा। वैदिक संस्कृति और परंपराओं का अनोखी रही है, इसलिए अनदेखी रही, इसलिए विवाद है क्या। इसके संदर्भ में कुछ बलवीर पुंज के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस प्रकार की सांप्रदायिकता बढ़ रही है देश में, और बिना किसी ठोस आधार पर किसी पर आपेक्ष लगा देना, इसकी भर्त्सना किस रूप से की जा सकती है, उसके पौराणिक ऐतिहासिक कारक क्या रहे हैं, उसके आधार पर की जा सकती है। कुछ सवाल इनके द्वारा किया गया है, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। जैसे भारत में सेकुलरवाद का अर्थ यही है कि व्यवस्था धर्म विहीन हो जाए। क्या सेकुलरवाद यह नहीं है कि यह है क्या राष्ट्र धर्म विहीन हो जाए, राष्ट्र के लोगों का जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो उससे विमुख हो जाए, ये एकदम नहीं करता सेकुलरवाद। तो ये आपको एक प्रश्न करता है, मजहब रिलीजन दोनों अलग संज्ञा, धर्म और मजहब दोनों की अलग संज्ञा है, तो इस पर भी कुछ बातें की जाती है। वैदिक संस्कृति संकीर्ण नहीं, अपूर्ति समस्त ब्रह्मांड के कल्याण की भावना समेटे हुए, ऐसे में इसे मजहबी चश्मे से देखना गलत है। इसमें शांति, एकता और भाईचारे भाव निहित है। देखिए, धर्म और मजहब दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। मजहब किसी खास उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए चलाई जाती है। धर्म एक संस्कृति जो विरासत के रूप में काल कालांतर से चली आ रही है और अंतिम दौर तक वही रहेगी। मजहब कभी अपने आप को स्थापित करने के लिए रूढ़ हो सकती है, मूल मकसदों से भटक कर कार्य इतर कर सकती है, पर धर्म ऐसा नहीं होता है। तो इसके बीच के अंतर को समझने की ज़रूरत है। तो क्या इसके लिए ये बात बोलते हैं, इनके द्वारा लिखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो उस समय जो 14-15 अगस्त को जो उनके द्वारा भाषण दिया गया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी का स्मरण, तो उसके मुख्य भाग तो सभी लोग जाने, पर उसके भीतर जो बातें हुई थी वो कोई नहीं जानता। उसके लिए आपको इतिहास जानना चाहिए। सत्ता का हस्तांतरण जब अंग्रेजों के द्वारा किया गया, न केवल राजनीतिक और कानूनी रूप से किया गया, उसे वैदिक रीतियों से भी संपन्न किया गया। जैसे राज्याभिषेक का दौरान जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया अपनाई गई थी। एक राजदंड बनाया गया था जिसे स्थापित किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, अगर जो लोग नहीं जानते इसे जान लीजिए। इस प्रकार की जब भी होती है, किस प्रकार के धार्मिक भावनाएं आहत होती है, किस प्रकार से हमारा देश आहत होता है, तो उसके लिए देखिए एक प्रक्रिया स्थापित है, उसके भीतर नहीं जानी चाहिए। कितनी भी बौद्धिकता आप में आ जाए, हमारा एक मूल जड़ है, उससे अभिन्नता नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए बात है, यहाँ दक्षिण भारत के तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में भी छपा था, टाइम्स में। लेरी काउंसिल डोमिनिक लेपियर की पुस्तक जो फ्रीडम एट मिडनाइट में है, उसमें भी इसकी चर्चा मिली है। जब माउंटबेटन ने पूछा कि हस्तांतरण किस रूप से किया जाए, किसी अनुष्ठान से स्वतंत्रता दी जाए, तो उसमें नेहरू जी ने राजगोपालाचारी या राजा जी से परामर्श लेते हैं, और उन्होंने क्या किया, तमिलनाडु में स्थित हिंदू मठ जो तिरुविथुराई जो थे अधीनस्थ जो मठ था,
उससे अधिनियम मस्ट से ये संपर्क करते हैं। और एक राजदंड, देखिए राजदंड उन्हें स्वर्ण और मठ, जो उस मठ के द्वारा स्वर्ण मंडित अर्थात स्वर्ण से जड़ा हुआ 5 फीट का लंबा और 2 इंच का मोटा एक राजदंड अर्थात छड़ी देता है, और उस विभिन्न कलाकृतियाँ रहती है। उस राजदंड को आप लोग गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा, देखिएगा। और वो राजदंड स्थापित किया जाता है उनको शपथ के दौरान। तो ये देखिएगा, इसके अनुसार बहुत से ऐतिहासिक दर्शन भी कराया गया है किस प्रकार से यह मौलिकता है। तो देखिए, विरोध का कारण, राजनीतिक विरोध का कारण कुछ भी हो सकता है, पर उसका वैचारिक आधार एक होना चाहिए। तो वैचारिक आधार क्या है, इसे समझने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जरूर आज पढ़िएगा कि हमारी संस्कृति क्या है। आप संस्कृति में भी IAS बन जाइएगा, अपने मूल संस्कृति से बाहर नहीं जा सकिएगा, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बौद्धिकता ये कभी नहीं सिखाता है हमें अपने मूल जड़ से अलग होना। तो इसे ज़रूर सीखिए। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को भूमंडलीकरण और सुशासन के संदर्भ में एक आर्टिकल आया, इसे ज़रूर आप लोग कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस कुछ आंकड़े हैं, कुछ प्रश्नों को किया गया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इनोवेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष 10 में शामिल है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो इनोवेशन रैंकिंग में पुनः जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा PT ओरिएंट बहुत से प्रश्न आप लोग को यहाँ से देता है, तो आप इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। देखिए, बड़े राज्यों में कर्नाटक लगातार तीसरे वर्ष पहले नंबर पर है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर कौन था, पंजाब 6ठे स्थान पर, उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, और झारखंड 10वें स्थान पर, और बिहार 15वें स्थान पर है बड़े राज्यों में। तो ये ध्यान रखिएगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर पहले स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, हिमाचल प्रदेश को 5वां स्थान। तो बड़े राज्य याद रखिए, बड़े राज्य में पहला कौन है, कर्नाटक है, बिहार कितना है, 15वां है, झारखंड कितना है, 10वां है, और उत्तर प्रदेश कितना है, अपने अपने स्टेट के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। आपको PT ओरिएंट आप लोग को स्टेट वाइज PCS में आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, अधिकतर यूनिकॉर्न का मुख्यालय बेंगलुरु है, कर्नाटक इसलिए ऐसे इनोवेशन में दिया गया। यहाँ पर लगभग 44 यूनिकॉर्न कंपनियाँ स्थापित की गई है बेंगलुरु में। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रश्न आप लोग को मिलेगा। नीति आयोग जो ये रिपोर्ट जारी करता है, कितने सूचकांक को शामिल करता है, 66 सूचकांक इसके तहत शामिल किया जाता है। और 2016-17 में लगभग 773 स्टार्टअप थे, जो वर्तमान में कितने हो गए, 14,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं पिछले वित्त वर्ष में, और 61,400 हो चुके वर्तमान घरेलू स्तर पर स्टार्टअप। तो ये संख्या दिया गया, तो इसे जरूर आप लोगों को आगे अपने अध्ययन शैली में शामिल कर लेना है। PT ओरिएंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न उभरता है। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर न्यूज़ है, एक देख लीजिएगा। यहाँ भी राजपक्षे के बारे में कुछ बातें की गई हैं। जनता का मित्र हूँ, विक्रम सिंघे के द्वारा बोला गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें बस कवर अप कर लिए। विदेशी नीति, जब विदेशी देशों के साथ जब संपर्क में आता है, तो उसके संबंध में जब चर्चा होगी, तो इन सब बातों को आप बदलते स्वरूप को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक न्यूज़ और भी है, विकसित देश ही नेट जीरो की पहल करे, तो भारत का कहना है, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का जो बैठक चल रहा है, उसी में यह बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्षों के विशेष उच्च स्तरीय संवाददाता अफ्रीका वी वांट रिकन्फर्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन इम्पेरेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम पर बुधवार को बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव जो है स्नेहा दुबे के द्वारा यह बात बोला गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने तय कर रखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेरिस समझौता में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक ठोस कदम उठाना है। वायुमंडल का जो ताप है बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो 2030 तक 45% तक कम करने के लिए और 2050 को शून्य करने तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या करना है, विकसित देशों को पहल करनी चाहिए और उसके बाद सभी देश इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो ये इस पर देखिए पहले भी वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा। प्लेलिस्ट में ये जो सम्मेलन है इस पर विस्तृत चर्चा किया गया, ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा किया गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को मिल जाएगा। भारत का क्या लक्ष्य है इस पर भी आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए इसके तरह आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा और युक्तियाँ इसमें इस प्रकार के ही वीडियो आप लोग को मिलेंगे। जो मेन
थीम का न्यूज़ रहता है उसे पहले कवर कर लिया जाता है, उसके सब टॉपिक को जिसके जैसे जैसे न्यूज़ आएगा उसको कवर करता जाएंगे। तो इसे ध्यान में रखिएगा, आप लोग जरूर इसे कवर करिएगा, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। आज के न्यूज़ इतना ही था, इतना ही महत्वपूर्ण न्यूज़ था। हम लोग फिर नेक्स्ट कल मिलेंगे। जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसे ज़रूर कवर कीजिए। कमेंट बॉक्स में देखिए सारे लिंक दिए रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर उसे विजिट करिए, उस लिंक को क्लिक करके जुड़िए हमसे, ऐप डाउनलोड करिए, वेबसाइट है विजिट कर सकते हैं, साथ टेलीग्राम चैनल जोड़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के टेस्ट चल रहे हैं, उसे टेस्ट को ज्वाइन करिए। बहुत लो फीस में टेस्ट रखा गया है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।